तो ये देखिए, ये आज हम लोग एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर का नाम क्या, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और ये चैप्टर को हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग, दैट इज़ हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी इसको बोल सकते हैं और सर्विस कॉस्टिंग भी। हम लोग ने अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि कॉस्ट शीट था वो कर चुका है, और एक हम लोग का जो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था वो हम लोग का थ्योरी चैप्टर था। ये और कॉस्ट शीट हम लोग का जो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों था दोनों ख़त्म कर चुका है। और ये जो हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है ये हम लोग का एक प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाला है। बस कुछ बेसिक्स डेफिनेशन जो शुरू में देखेंगे और फॉर्मेट्स देखेंगे। इसमें हम लोग को क्या करना है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बेसिकली इससे मतलब क्या है कि हम लोग को जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है सर्विस कॉस्टिंग, हम लोग यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स को कॉस्टिंग नहीं कर रहे हैं। जो एक अंडरटेकिंग है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है कि इंडस्ट्री जो सर्विस रेंडर करता है, तो वो जो सर्विस रेंडर करता है वो सर्विस रेंडर करने में उसको कॉस्ट इनकर होता है, और वो कॉस्ट को कंप्यूटेशन करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। यहाँ पे नेम सर्विस कॉस्टिंग इटसेल्फ सजेस्ट दैट इज ये सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री है, और ये सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री में हम लोग को कॉस्ट इनकर होता है इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो वो जो कॉस्ट इनकर होता है वही कॉस्ट को हम लोग को जो कंप्यूटेशन करने का जो तरीका है, जो मेथड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो ये डेफिनेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग को बोला है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग हम लोग को बोला है ये एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, दैट इज़ ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही एप्लीकेबल है, ये जनरल वे में एप्लीकेबल नहीं है। दैट इज़ अगर कोई इंडस्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ सर्विस रिलेटेड एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है देन उसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग का मेथड फॉलो करना होगा, अदरवाइज नॉट। इसलिए बोला ये एक मेथड है कॉस्टिंग का। मेथड इटसेल्फ, मेथड मतलब क्या होता है ना कि अगर वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए ही एप्लीकेबल है, ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए ही एप्लीकेबल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को। ये यूज़ किस लिए होता है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कि जो कॉस्ट को असर्टेन करता है कितना कॉस्ट इनकर हुआ ऑफ सर्विस। देखिए यहाँ पे बोला गया यूज फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड करने में हमको जो कॉस्ट लगा उसको असर्टेन करने में ये हेल्प करता है, रैदर दैन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर मतलब कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे हम लोग को जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसका कॉस्ट नहीं निकालना है, यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट किसका निकालना है, हम लोग एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है। तो वो कॉस्ट को असर्टेन करने में हम लोग को जो तरीका लगता है, जो मेथड लगता है, जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ये समझे आप लोग ने, ये जो इतना हम लोग का पैरा था ये पैरा को हम लोगों ने समझ चुका अच्छा से। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं ये पैरा क्या था, हम लोग को क्या बोलना चाह रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या बोलता है, सर्विस कॉस्टिंग होता है। हम लोग को जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को एप्लीकेबल है, सर्विस इंडस्ट्री को एप्लीकेबल है। जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो सर्विस प्रोवाइड करने में उसको कुछ खर्च होगा, तो उस खर्च को असर्टेन करने में कौन हेल्प करेगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज नथिंग बट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज फॉर द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस रादर दैन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट जितना हो रहा है वो हम लोग को कॉस्ट का असर्टेन नहीं करना है, हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करने में जो कॉस्ट इनकर हो रहा है उसको असर्टेन करना है। हम लोग को ये है जो तरीका है, जो मेथड है कॉस्ट असर्टेन करने का, इसको ही बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आइए सेकेंड पैरा में क्या बोलता है, जो हम लोग को कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है हम लोग को प्रोवाइडिंग अ सर्विस, हम लोग को जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है सर्विस प्रोवाइड करने में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोवाइड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सपोज़ कि मैं अगर कोई एक बंदा है, सपोज़ एक बंदा है वो हेयर ड्रेसिंग कर रहा है, किसी का हेयर ड्रेसिंग कर रहा है, तो उसको वो हेयर ड्रेसिंग का वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको करने में क्या क्या खर्च हो रहा है। उसको जो ट्रिमर है, जो सपोज़ अगर वो ट्रिमर से खर्च करे तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट हुआ, वो जहाँ पे कर रहा है उसका जो अगर रेंट, अगर वो भाड़े का है तो उसका रेंट लग रहा है, अगर जो उसका जो फैक्ट्री है जो लाइटनिंग एक्सपेंसेस है, जो फिर रेंट हो गया, फिर डेप्रिसिएशन हो गया, जो जगह है, अगर उसका ओनर है, अगर वो उसका खुद का बिल्डिंग है तो उसका डेप्रिसिएशन लग रहा है, अगर वो किराए का लिया तो उसको रेंट लग रहा है। तो ये सब जो कॉस्ट है जो सर्विस प्रोवाइड करने में उसको इनकर हो रहा है, ये सबको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट है जो मेरे को इनकर हो रहा है इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं सप्लायर हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ कॉस्ट इनकर हो रहा है, और मैं जो कॉस्ट इनकर हो रहा है उसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट। और देखिए क्या बोला गया है, जो मेथड यूज्ड होता है, दैट इज़ द जो मेथड यूज्ड होता है फॉर कंप्यूटिंग सच कॉस्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो हम लोग को जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ उसको जो मेथड यूज़ करते हैं, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग को इनकर हुआ उसको असर्टेन करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो जो मेथड यूज होता है इन असर्टेनिंग दी ऑपरेटिंग कॉस्ट उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ये था मेरा सेकेंड पैरा। अब हम लोग थर्ड पैरा में जाते हैं। थर्ड पैरा में क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किस लिए यूज़ होता है, फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ ऑल द सर्विसेज।
जो हम लोग का सर्विसेज हम लोग को जो प्रोवाइड करने में जितना भी कॉस्ट हम लोग का अंडरटेक हुआ, इनकर्ड हुआ, वो कॉस्ट को असर्टेन करने में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज़ यूज। उसके बाद क्या बोला है, वो जो सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुआ है दैट मे बी प्रोड्यूस्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर सेल टू द आउटसाइडर्स। तो ये जो सर्विसेज हम लोग का जो प्रोड्यूस हुआ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल सर्विसेज। से सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। या सॉरी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 3 डिपार्टमेंट है, एक हम लोग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कैंटीन डिपार्टमेंट है, और एक हम लोग का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। तो कैंटीन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी। तो जो मेरा कैंटीन डिपार्टमेंट हो गया, उसका जो खर्च हो गया, वो हम लोग को जो उसका जो खर्च निकालना होगा, तो जो तरीका हो गया वो हम लोग को इंटरनल के लिए यूज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं, दैट इज़ इंटरनली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को। तो उसका सर्विस असर्टेन करने के लिए क्या बोलते हैं, उसको इंटरनल सर्विसेज या इंटरनल सर्विसेज बोलते हैं। तो उसका भी कॉस्ट असर्टेन करने का, बिकॉज वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको भी कुछ कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, तो कॉस्ट को असर्टेन करने के तरीके को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और क्या बोला, और फॉर सेल टू दी आउटसाइडर्स, या हम लोग सेल करेंगे आउटसाइडर्स को, और फॉर सेल टू दी आउटसाइडर्स एट अ प्राइस टू बिल्ड अ प्रॉफिट। अगर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोग कोई इंडस्ट्री में है, जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हम लोग को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है, हम लोग को रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अगर कुछ गाड़ी का मैकेनिक इंडस्ट्री हो गया, कुछ गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसमें हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड किया उसमें हम लोग को जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ, तो वो कॉस्ट इनकर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आउटसाइडर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आउटसाइडर्स को हम लोग प्रोवाइड करें तो हम लोग को पता लगाना हो कि हम लोग का कॉस्ट कितना हो रहा है, ताकि उसमें हम लोग एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करके हम लोग अपना सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लें, तो कि मेरे को प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्विसेज। एग्जाम्पल जैसे कि देखिए क्या क्या हो गया, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो मैंने अभी डिस्कस किया, फिर पावर जनरेशन जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आता है, ये भी हम लोग एक तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ उसको असर्टेन करना, ये भी हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही लगेगा। गैस सप्लाई हम लोग का, जैसे कि पाइपलाइन, हम लोग देखते हैं कि हम लोग को जैसे कि सिलेंडर सिस्टम बहुत ही जगह से हट चुका है, मेट्रो सिटी में आप लोग जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग को पाइपलाइन से गैस सप्लाई हो रहा है, तो उसका कॉस्ट असर्टेन करने में हेल्पफुल रहता है। फिर क्या हो गया, कैंटीन सर्विसेज, देखिए ये भी मैंने बोला था अभी, टू बी यूज बाई द वेरियस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्ट ऑफ इट मे बी फॉर द सेल टू द आउटसाइडर्स। तो ये सब खर्चा जो है ये हम लोग का विद इन द डिपार्टमेंट भी हो सकता है और कुछ हम लोग का आउटसाइडर्स के लिए भी हो सकता है। बट जो हम लोग का मेथड है जो कॉस्टिंग कंप्यूट करने का, बीट्स इंटरनल और बीट्स एक्सटर्नल दोनों सेम है। हम लोग को इंटरनल के लिए जो मेथड यूज़ करना है वही एक्सटर्नल के लिए भी यूज़ करना है, इसीलिए हम लोग का बस एक नाम डिफरेंट है बट तरीका सेम है हम लोग को। इसलिए हम लोग इंटरनल पर्पज़ के लिए, जो हम लोग को इंटरनल पर्पज़ के लिए भी सेम मेथड लगेगा और एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए भी सेम मेथड लगेगा। तो ये था मेरा क्या एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग ने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मीनिंग फिर से देखा, यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल देखा, और यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, जो मेथड है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विसेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर एक्सटर्नल पर्पजेस, दोनों का मेथड जो है वो सेम है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ही के नाम से जाना जाता है। तो ये मेरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मीनिंग और उसका एग्जाम्पल्स और उसका कुछ हम लोगों ने डेफिनेशंस देखा। तो ये देखिए ये हम लोग का क्या है, कॉस्ट यूनिट का, हम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आएगा। हम लोग को बेसिकली हम लोग को बोलेगा कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो इसीलिए हम लोग कॉस्ट यूनिट का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कॉस्ट यूनिट क्या है कि ये दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज़ हेल्पफुल टू मेजर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। दैट इज़ हम लोग अगर पर्टिकुलर एक पर्पज़ हम लोगों ने कॉस्ट शीट में देखा ही था कि हम लोग का टोटल कॉस्ट हो रहा था एक प्रोडक्ट का कितना एक्स हो रहा था, और उसमें हम लोग का टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा था वाई, तो हम लोग एक्स अपॉन वाई करें तो हम लोग को पर्टिकुलर पर यूनिट का कॉस्ट पता चल रहा था। इसी तरह हम लोग को कॉस्ट यूनिट का मेजरमेंट निकालना पड़ता है सो एज टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सिमिलरली सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग का टोटल सर्विस कॉस्ट इतना हुआ, और हम लोग का से सपोज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग है टैक्सी का, तो हम लोग का अगर एक पैसेंजर है उसका टोटल कॉस्ट, अगर एक टैक्सी ड्राइवर है उसका टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ सपोज 20,000, और उसको टोटल किलोमीटर ट्रैवल हुआ वो कितना 10,000 किलोमीटर, और उसको डिवाइड कर देगा तो पर किलोमीटर कॉस्ट निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का ये कॉस्ट यूनिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कॉस्ट यूनिट से हम लोग पता चलता है कि हम लोग का टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस कितना हो रहा है। इसीलिए कॉस्ट यूनिट क्या है, वो दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिससे हम लोग को पता चलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज का कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है। इसीलिए बोला कॉस्ट यूनिट इज़ दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज़ हेल्पफुल टू मेजर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। हम लोग को कॉस्ट यूनिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और कॉस्ट यूनिट डिटरमाइन करना भी इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज उसी के बेसिस में हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि हम लोग का जो टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस और टोटल सर्विसेज जो हुआ है वो कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। उसके बाद क्या बोला, इट इज़ अ क्वांटिटी और यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब कि एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी हो सकता है प्रोडक्ट का, जैसे कि मैंने बोला था
एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हो रहा है, तो ये क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट हो गया और यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट हो गया और सर्विस। उस कॉस्ट इज कंप्यूटेड यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन विद अदर्स। हम लोग एक यूनिट का कॉस्ट निकालेंगे जिसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे विद दी अदर्स, वो बेंचमार्क सेट कर देंगे और जितना भी अदर हम लोग का हो रहा है इंडस्ट्री में जो एंटिटी है उसका कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है, फिर उसके साथ हम लोग अपना कंपैरिजन करेंगे और एनालाइज करेंगे डिफरेंस की फेवरेबल है कि हम लोग का एडवर्स है। तो इसीलिए हम लोग का कॉस्ट यूनिट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डिटरमाइन करना, बिकॉज कॉस्ट यूनिट के बेसिस में हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं और हम लोग को कॉस्ट के प्रोडक्ट और सर्विसेज का हम लोग को असर्टेन कर सकते हैं कॉस्ट। तो ये कॉस्ट यूनिट क्या हो गया, जनरली क्या होता है कॉस्ट यूनिट जो अडॉप्टेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वीनियंस, जो हम लोग का ईजी होता है, कन्वीनियंस होता है, जो हम लोग का फ्लेक्सिबल होता है, एंड प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री कंसर्न, जो भी इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री कंसर्न है उसके हिसाब से जो कौन सा प्रैक्टिस बेसिकली प्रैक्टिस किया जा रहा है, मतलब कि कौन सा प्रैक्टिस में है कॉस्ट यूनिट, तो उसके हिसाब से या कन्वीनियंस उसके हिसाब से, वो दोनों के हिसाब से कंसीडर करते हुए कंसिडरिंग बोथ द थिंग्स इन द माइंड, दैट इज़ हम लोग का जो कन्वीनियंस है एज वेल एज द हम लोग का प्रैक्टिस क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, वो दोनों को हम लोग अपने माइंड में कंसिडर करके हम लोग कॉस्ट यूनिट को डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या हो गया एग्जाम्पल, ये हम लोग का 2 पैरा हो गया, ये पैरा हम लोग ने देखा और ये पैरा हम लोग ने देखा, और ये हम लोग का एग्जाम्पल का पैरा है। इसमें हम लोग को क्या बोला गया है कि से सपोज अगर फुटवेयर इंडस्ट्री है, फॉर फुटवेयर द कॉस्ट यूनिट इज़ पर पेयर ऑफ फुटवेयर। अगर आप लोग कोई चप्पल या जूते लेने गए तो अपने आप लोग इसमें क्या करते हैं, जो शॉपकीपर होता है वो आपको पर पेयर का कॉस्ट बोलता है। तो इसलिए हम लोग को क्या बोला जाता है, हम लोग का जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसमें हम लोग का पर पेयर ऑफ फुटवेयर हम लोग का कॉस्ट पता चलता है, तो इसलिए वहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया, पर पेयर ऑफ फुटवेयर। उसके बाद जैसे ही हम लोग का फ्लोर मिल हो गया, जो फ्लोर मिल जो हम लोग का आटी का चक्की होता है उसको हम लोग का फ्लोर मिक्स जो फ्लोर प्रोड्यूस करता है। फिर फैक्ट्री मैन्युफैक्चर जो रबर करता है, शुगर करता है, स्टील या फर्टिलाइजर, सीमेंट, वो लोग का कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया, वो लोग का कॉस्ट यूनिट हो गया हम लोग का टन किलोमीटर, दैट इज़ पर टन कितना कॉस्ट हो रहा है। इसीलिए हम लोग का हर इंडस्ट्री का कन्वीनियंस और प्रैक्टिस के हिसाब से कंसीडर करते हुए हम लोग कॉस्ट यूनिट डिटरमाइन करते हैं। जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री का कॉस्ट यूनिट क्या हो गया, पर पेयर ऑफ फुटवेयर। सिमिलरली फ्लोर मिल जो फ्लोर मेकिंग में यूज़ होता है, और जो हम लोग का सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है फैक्ट्री, जो शुगर मैन्युफैक्चर करता है, जो स्टील, जो रबर एक्सेट्रा जो हम लोग का होता है उसमें हम लोग का टर्न किलोमीटर पर टर्न हम लोग का पर टर्न कितना हम लोग का हो रहा है कॉस्ट, वो हम लोग का कॉस्ट यूनिट होता है। ये हम लोग का 2 तरह का कॉस्ट यूनिट होता है। बेसिकली हम लोग का जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री रहता है उसमें सिंपल कॉस्ट यूनिट होता है, और हम लोग का जो सर्विस इंडस्ट्री रहता है उसमें कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट होता है। तो हम लोग का 2 तरह का कॉस्ट यूनिट होता है, एक होता है हम लोग का क्या सिंपल कॉस्ट यूनिट, और एक क्या होता है हम लोग का कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। तो ये 2 तरह का हो गया हम लोग का, एक हो गया और ये 2 हो गया। तो हम लोग का 2 तरह का कॉस्ट यूनिट होता है, सिंपल कॉस्ट यूनिट और कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। अब हम लोग दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि हम लोग का दोनों का डिफरेंस के साथ एग्जांपल कि सिंपल कॉस्ट यूनिट में क्या क्या आता है, कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट कैसे होता है। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का कॉस्ट यूनिट। हम लोग का जो सर्विस सेक्टर में होता है, हम लोग का सर्विस सेक्टर में 2 तरह का कॉस्ट यूनिट होता है, एक हम लोग का सिंपल कॉस्ट यूनिट होता है और एक कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट होता है। सिंपल कॉस्ट यूनिट हम लोग का सिंपली हो गया जैसे कि देखिए टैक्सी ऑटो में पर इफेक्टिव किलोमीटर, मतलब कि हम लोग एक इफेक्टिव किलोमीटर हम लोग कितना कॉस्ट हो रहा है। जैसे कि कोई बंदा अगर टैक्सी में ट्रैवल करता है जिसको पर किलोमीटर चार्ज करता है, जितना किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करेगा उतना ज़्यादा कॉस्ट इनकर होगा। तो यहाँ पे बोलोगे पर इफेक्टिव किलोमीटर, बिकॉज हम लोग को बोलोगे इफेक्टिव किलोमीटर इसलिए से सपोज टैक्सी हर समय पैसेंजर कैरी करके नहीं चलता है, और वो अगर पैसेंजर कैरी करके चलता है और जब वो अकेला चलता है तब भी उसका कॉस्ट इनकर होता ही है, और जब पैसेंजर कैरी करके चलता है और जब वो अकेला चलता है तब दोनों समय उसका कॉस्ट इनकर होता है। तो हम लोग को इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेगा, टोटल आवर्स ऑफ टाइम ट्रैवल्ड बाई दी टोटल आवर ट्रैवल बाई दी टैक्सी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई दी टैक्सी माइनस आइडल टाइम, मतलब कि आइडल टाइम वो टाइम हो गया जब वहाँ पे वो पैसेंजर कैरी नहीं कर रहा था, तो वो निकल जाएगा फॉर इफेक्टिव। फिर हम लोग का निकल जाएगा इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, मतलब कि इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर वो टाइम हो गया जब वो पैसेंजर को लेके उतना किलोमीटर ट्रैवल किया। बिकॉज अगर आप लोग देखोगे नोटिस करोगे तो जो टैक्सी होता है वो हर समय पैसेंजर को लेके नहीं चलता है, वो कुछ समय ऐसे भी चलता है जब वो खाली रहता है। तो टोटल किलोमीटर ट्रैवल माइनस आइडल टाइम, मतलब कि जो टाइम वो पैसेंजर लेके नहीं था तो उसको लेस करके आ जाएगा मेरा इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर, मतलब कि जब वो पैसेंजर को लेकर था, इसलिए बोला जाता है पर इफेक्टिव किलोमीटर। और कॉम्पोजिट में क्या हो गया मेरा, कॉम्पोजिट में हो गया पर इफेक्टिव पर पैसेंजर किलोमीटर। ये हम लोग को देखा नहीं जाता बिकॉज टैक्सी और यूजुअली हम लोग का एक बंदे से लेके जाता है, एक मतलब कि एक पर्टिकुलर जो बुक करता है वो लोग, इसमें हम लोग का इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर यूजुअली नॉट एप्लीकेबल, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे नहीं। कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट टैक्सी में नहीं होता है, टैक्सी में हम लोग का सिंपल कॉस्ट यूनिट दैट इज़ पर इफेक्टिव किलोमीटर देखा जाता है। अगर हम लोग बस में जाएंगे या ट्रक या लॉरी में जाएंगे, सपोज़ बस में गए
तो बस में हम लोग का पर किलोमीटर चार्ज नहीं होता है। बस में हम लोग का जनरली देखा जाएगा पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। अगर कोई बंदा है वो अगर बस में जाता है, सपोज उसको 10 रुपीज़ टिकट मिला, 10 रुपीज़ का टिकट मिला तो उसका 10 रुपीज़ का कॉस्ट इनकर्ड हुआ। तो वहाँ पे पर इफेक्टिव पैसेंजर मतलब कि एक पैसेंजर से कितना ट्रैवल हो वो हम लोग को पता चलता है। सपोज़ अगर बस है वो ट्रैवल किया 40 किलोमीटर, और अगर वो 40 किलोमीटर्स टोटल ट्रैवल किया 20 पैसेंजर्स लेके, तो 40 किलोमीटर्स इंटू 20 पैसेंजर, तो हम लोग का टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, फिर डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट से, तो मैं निकल जाएगा पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना निकल रहा है उतना। फिर से सपोज अगर एक बंदा है वो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो जो पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर निकला उसको इंटू 10 कर देंगे, तो वो मेरा हो जाएगा कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट पर इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। और मेरा पर किलोमीटर सिंपल कॉस्ट यूनिट में था कि टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुआ और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स रहा, तो उससे मेरा पर किलोमीटर रन निकल जाएगा। फिर लॉरी ट्रक जो हम लोग का सामान कैरी करके चलता है, टन कैरी करके चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग का सिंपल कॉस्ट यूनिट सेम हो जाएगा बस के नियर पर किलोमीटर। और जब वो कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट होगा तब क्या हो जाएगा पर टन पर किलोमीटर, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल बाय द ट्रक या लॉरी, उसके बाद इंटू कर देंगे नंबर ऑफ टन्स कैरिंग, तो मेरा पर टन पर किलोमीटर निकल जाएगा कॉस्ट। फिर हम लोग को से सपोज अगर 10 टन का निकालना है जो 10 किलोमीटर तक रहा, तो वो निकल जाएगा मेरा 1 टन का निकालना है जो 10 किलोमीटर तक चला, तो उससे इंटू 10 कर देंगे तो निकल जाएगा। फिर हम लोग को निकालना है इंटायर एरोप्लेन। एरोप्लेन का क्या होता है पर वन वे ट्रिप, मतलब कि एक ट्रिप का कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ, ये मेरा सिंपल कॉस्ट यूनिट हुआ। तो मतलब कि अगर एयरप्लेन जैसे सपोज कि जाता है दिल्ली से मुंबई, तो ये पर वन वे ट्रिप हो गया। हम लोग को निकालना है पर इफेक्टिव पैसेंजर पर वन वे ट्रिप, मतलब कि एक पैसेंजर के एक वन वे ट्रिप में कितना खर्च होता है। तो हम लोग देखेंगे एरोप्लेन में जब जाएंगे तो हम लोग कॉस्टिंग भी वैसे ही होता है। हम लोग टिकट परचेस करते तो हम लोग को पर वन वे ट्रिप नहीं देता, हम लोग को पर इफेक्टिव पैसेंजर, मतलब कि मेरा एक बंदे का खर्च कितना हो रहा है दिल्ली टू मुंबई, इसलिए बोलते हैं पर पैसेंजर पर वन वे ट्रिप। देखिए पर पैसेंजर पर वन वे ट्रिप, और सिंपल कॉस्ट यूनिट क्या हो गया पर वन वे ट्रिप। फिर हम लोग का ई नंबर इंटायर होटल का आ गया। होटल का पर डे हिसाब से हम लोग का कॉस्ट नहीं होता है। हम लोग अगर होटल में जाते हैं तो हम लोग का पर रूम पर डे होता है, मतलब कि एक रूम का खर्च कितना होता है एक दिन का। हम लोग को पर डे का खर्चा नहीं बोलता है। अगर हम लोग को पर डे का खर्चा बोलेगा तो वो बेसिकली इम्प्रैक्टिकल है, वो इमेजनरी है, वो होता नहीं है। वैसे हम लोग को वहाँ पे पर रूम पर डे देखा जाता है कि हम लोग को एक दिन अगर पूरा होटल बुक कर ले तो हम लोग को बोला जाएगा पर डे हम लोग का कॉस्ट यूनिट होगा। बट हम लोग को अगर एक सपोज हम लोग एक विजिटर है जो हम लोग गए एक होटल, तो वहाँ पे हम लोग गए जैसे कि ताज होटल गए, तो हम लोग को 1-2 दिन रुकना है, तो हम लोग का पर रूम पर डे निकलेगा। उसके बाद इंटू 10 कर देंगे इंटू 10 डेज, तो मेरा निकल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो वो हो गया मेरा कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, और वही मेरा होटल इंडस्ट्री में काम करता है जनरली। फिर इंटायर हॉस्पिटल का पर डे में, तक कि हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसको पर डे के हिसाब से नहीं किया जाता है चार्ज, उसको पर रूम पर डे या पर बेड पर डे किया जाता है चार्ज। एक बेड उसका कितना दिन तक रहा, मतलब कि उसका पर बेड पर डे कितना हुआ, उसका जितना अगर सपोज़ वो 10, अगर सपोज़ वो पर रूम पर डे अगर सपोज़ वो 10 दिन तक रहा तो उसको इंटू 10 कर देंगे। इससे बोला जाता है पर बेड, मतलब एक बेड का एक दिन में कितना खर्च हुआ। तो ये मेरा हॉस्पिटल तक हो गया। और लास्ट मेरा हो गया इंटायर सिनेमा। तो इंटायर सिनेमा में क्या हो गया पर शो, ये भी मेरा नॉट एप्लीकेबल है, मतलब कि पर शो मतलब नहीं देखा जाता है कि मैंने एक शो देखा मेरे को पूरा एक शो का खर्च हो गया, ऐसे नहीं होता है। पर सीट पर शो होता है, या पर पैसेंजर पर या पर गेस्ट पर शो होता है, मतलब कि एक बंदे का कितना खर्चा हुआ एक शो में, या एक सीट का कितना खर्चा हुआ एक शो में। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा बाई डिवाइडेड बाई द पर सीट पर शो, नंबर ऑफ द सीट्स इंटू नंबर ऑफ द पैसेंजर्स और नंबर ऑफ द गेस्ट, तो उससे निकल जाएगा मेरा टोटल सीट्स पैसेंजर्स, टोटल इफेक्टिव सीट्स पैसेंजर। तो उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे टोटल कॉस्ट है, तो मैं निकल जाएगा पर सीट पर शो, मतलब कि मेरा एक सीट का पर शो में कितना खर्च हुआ। तो मेरा नंबर ऑफ सीट्स इंटू नंबर ऑफ गेस्ट इंटू कर देंगे तो मेरे को निकल जाएगा। तो उसको डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट है तो मेरा आ जाएगा। तो ये मेरा क्या था कॉस्ट यूनिट है सर्विस सेक्टर में, जो कि सिंपल कॉस्ट है और कॉम्पोजिट कॉस्ट है। दोनों का डिफरेंस देखें, दोनों का एग्जाम्पल्स के साथ डिफरेंस देखें।